नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में नौकर पाठ की व्याख्या करूंगा। यह वसंत भाग 1 क्लास 6 के पाठ्यक्रम में है, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में हम जानेंगे। उनके व्यवहार और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू इस नौकर शीर्षक से लेखक के द्वारा लिखे गए हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, यानी बहुत से ऐसे काम जिन्हें हम अपने नौकरों से करवाते हैं, गांधी जी ऐसे काम स्वयं करते थे। जिस ज़माने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री मतलब वकालत, वकील थे वो। लंदन से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। और इसके बाद एक भारतीय कंपनी के केस लड़ने के लिए वो नेटाल दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ रह कर के उन्होंने जो भारतीयों की स्थिति देखी, दशा देखी, फिर उन्होंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर वो लगभग 1893 में वो गए हुए थे और 1914 में वो भारत वापस लौटे। लगभग 20-21 साल आप समझ सकते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काम किया। उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। उस समय आटा पीसने के लिए हाथ से चक्की को चलाना होता था, तो उस कार्य में भी वो हाथ बटाते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी इस काम में हाथ बटाते थे, मतलब सहयोग करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा, यानी जैसी ज़रूरत है वे खुद पीस लेते थे। जब वो भारत आए 1914 में और फिर उन्होंने साबरमती में आश्रम बनाया, यानी साबरमती अहमदाबाद के पास है, साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाया, तो वहाँ भी वो आटा पीसने का काम उन्होंने जारी रखा। जबकि भारतीय आंदोलन में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, काफ़ी व्यस्त रहे और पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। इसके बावजूद भी वो काम जो सामान्य आदमी कर सकता है, नौकर चाकर कर सकते हैं, वो किया करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, यानी उसने सूचना दी कि आश्रम में जो भोजन बनता था, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 40-50 तो रहती ही थी, तो कहा कि आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फ़ौरन उठ खड़े हुए, यानी अपना काम छोड़ करके, और वो इस काम के लिए चल पड़े। यानी आश्रम में इतने लोग थे, वो चाहते तो किसी को आदेशित कर सकते थे, कह सकते थे, और लोग हमेशा उनके संकेत पा कर के काम के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्वयं इस काम के लिए आगे बढ़े। गेहूँ पीसने से पहले वे बीनकर साफ़ करने पर बहुत जोर देते थे। साफ़ सफाई उन्हें बहुत पसंद थी। स्वच्छता के प्रति उनका विशेष ध्यान था और लगाव था, और वो ये काम करते थे। यानी वो केवल सैद्धांतिक रूप से लोगों को कहते नहीं थे, ऐसे कार्य वो स्वयं करते थे। कौपीनधारी, यानी जो धोती और लंगोटी पहनने वाला ऐसा महान व्यक्ति, अगर कोई इन्हें अनाज बीनते देखता तो उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे, क्योंकि जब दूर से कोई गांधी से मिलने आता और सोचता कि उनको एक महान व्यक्तित्व हैं, किस तरह से उनका जीवन शैली होगी, कैसे रहते होंगे, और जब उन्हें ये छोटे छोटे काम करते देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई बार उन्हें पहचानने में भी कठिनाई होती, और जो उनके मन में धारणा बनी हुई है वो एकदम से टूट जाती। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी, वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते। जबकि हमारे समाज का एक नज़रिया है कि जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, धन आता है या पद आता है, तो हम शारीरिक मेहनत से अक्सर अपने दूरी बना लेते हैं और ऐसे काम सोचते हैं कि ये दूसरों के द्वारा या मज़दूरों के द्वारा या नौकरियों के द्वारा किए जाने चाहिए। एक बार की घटना है, कॉलेज के कई छात्र उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेज़ी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। यानी उन्होंने शिष्टाचार बस ये बात कही। उन्हें आशा था कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, लेकिन गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। उन्हें लगा कि इन्हें अपनी अंग्रेज़ी भाषा पर, अपने रहन सहन पर, अपने चाल ढाल पर काफ़ी घमंड है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए, यानी गेहूँ को साफ़ कर दीजिए, कंकड़ बीन के अलग कर दीजिए। जो आगंतुक यानी आए हुए लोग थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अभी तो कहा था कि अगर कोई आप कि मैं सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो अपनी ही बात से कैसे वो पलटते।
बेचारे क्या करते। उन्होंने उनके सामने कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। तो इस तरह के भी वाक़ये उनके सामने आए हैं। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने, यानी स्टोर कीपर का काम संभाला है। यानी उन्हें पता है कि रसोई घर में, भंडार में किस सामान की कितनी आवश्यकता है और कितना सामान कितने समय पहले सुरक्षित रखना है या मंगाना है, ये सब चीज़ें उन्हें जानकारी थी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ जर्म्स हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं और वो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में जाएंगे तो हमें बीमार करेंगे। और छिलकों पर काले अगर चकते पड़ गए हैं केले में तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी पच जाते हैं। और एक व्यक्ति को दिए थे, उसे थोड़ा सा अनईजी लगा, बुरा लगा, तो गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हें ख़ास तौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा यानी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, यानी भोजन परोसने का भी काम वो बड़ी सहजता से करते थे, वो उन्हें पसंद था। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह पाता था, यानी आश्रमवासी कुछ कह नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, यानी ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया और थाली खिसका दी और सफाई कर्मी और कोई करेंगे। यानी आश्रम में ये व्यवहार सिखाया जाता था कि किस तरह से सभी व्यक्ति बराबर हैं। यानी बराबरी का जो सिद्धांत है वो सैद्धांतिक नहीं था बल्कि व्यवहारिक था। वो ये व्यवहार में करते भी थे और सिखाते थे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को जिसमें खाना बनता था साफ़ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी, क्योंकि वो लकड़ी जलाते, लकड़ी हैं, उपले हैं, उनसे जला करके चूल्हे को जला करके, भट्टी को जला करके खाना बनाया जाता था। उस समय गैस तो प्रचलन में थी नहीं, तो वो काले पड़ जाते थे। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब ज़ोर ज़ोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई, उनकी पत्नी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं आश्रम में, यानी आपको बहुत से और भी काम है जिम्मेदारी भरे, वो करने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी अपने मुख्य कामों से दूरी बनाते थे, वो तो करते ही थे। साथ ही साथ ऐसे काम भी वो करने में वो ये समझते थे कि ये सभी को करना चाहिए, अर्थात मुझे भी करना चाहिए, तो मेरे हिस्से का काम मैं ही करूँगा। गांधी को लगा कि चलो ठीक है, पत्नी जिद कर रही है तो उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम जब तक चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको मददगार दिया गया हेल्प करने के लिए। उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वो खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझ कर चांदी सा चमका देते थे या सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में, टेंट में सोना पड़ता था। नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है, तो वह व्यक्ति पूछने के लिए चला गया। गांधी जी ने देखा कि बिस्तर पड़ा हुआ है तो उन्होंने खुद बिस्तर उठाया, कंधे पर उठाकर चले गए जहाँ रखना था। आश्रम के लिए बाहर बने हुए कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज़ करते थे, कुएं से पानी निकालना रस्सी के द्वारा। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में अपना हिस्सा बटा चुके थे, यानी साथ दे चुके थे और अस्वस्थ भी थे। तो उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए क्या किया कि अन्य आश्रम वासियों की सहायता से छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला, यानी गांधी जी के हिस्से का भी पानी भर दिया। लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। अन्यथा कम से कम कई बार वो ऐसे सिद्धांतों का बहुत ही बारीकी से पालन करते थे। अन्यथा उस दिन अस्वस्थ थे, अगर किसी ने उनके हिस्से का काम कर दिया है तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि जब तक वो चल फिरने लायक हैं तो उन्हें अपने हिस्से का काम स्वयं करना चाहिए।
उनके मन को ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में से पानी भर करके टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को पश्चाताप हुआ कि क्यों उन्होंने इस तरह से गांधी जी को परेशान किया, जबकि उसने उनकी मदद की थी। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा होने के कारण से या उन्हें लोग सम्मान करते हैं या उनकी उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो रहे हैं, इसके कारण से उनके हिस्से का दैनिक काम यानी डेली का काम कोई दूसरा करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था। वहाँ पर उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील लगभग 40-45 किलोमीटर तक ढोते थे घायलों को। यानी उन्होंने स्वयं भी और भारतीयों को प्रेरित किया कि उस युद्ध में किसी भी सैनिक को जो घायल है उसकी सेवा करने का काम उठाया। ये सेवा भाव है। आप देख सकते हैं कि दूसरे देश में है अंग्रेज़ हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, तो उनका मानना था कि अंग्रेजी सिस्टम से हमारी लड़ाई है, किसी अंग्रेज़ से नहीं, किसी घायल सैनिक से नहीं। और ये उन्होंने व्यवहार में कर दिखाया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब ये टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, ये टॉलस्टॉय बाड़ी जगह है, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। और इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे आप समझ सकते हैं कोई सुबह नहीं होती, यानी देर रात ही निकल पड़ते थे और शहर में ख़रीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते, यानी टॉलस्टॉय बाड़ी में लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण कर सकते, यानी उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक पैदल यात्राएँ की हैं। आप समझ सकते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी काम में लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी उस समय उनके लिए तस्तरियों पर और नाश्ता लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, यानी थके हुए लौटोगे और इस स्थिति में खुद नाश्ता तैयार करने में आपको और कठिनाई होगी। तो मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करने में के लिए मेरे पास खाली वक्त था और मैंने ये काम कर दिया। आप इससे ये सीख सकते हैं, बच्चे भी ये व्यवहार सीख सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये काम तो हमारे पेरेंट्स का है, मम्मी का है या बड़े भाई का है, चाचा का है, ताऊ का, लेकिन यदि आप खेल खेल में भी कुछ मदद कर सकते हैं, मनोरंजन करते हुए भी घर के कामों में मदद कर सकते हैं, ये बुराई नहीं है और ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए गांधी जी से। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए और वहाँ क्या हुआ कि भारतीय छात्रों के एक नेता ने उनको एक शाकाहारी भोज पर यानी वेजिटेरियन भोज पर आमंत्रित किया है और उनको निमंत्रित किया। तो वहाँ तैयारियाँ चल रही थी। गांधी जी नेता थे, बड़े नाम था, वो समय से पहले पहुँच गए और जिन्होंने आमंत्रित किया था वो उस समय तक नहीं आए। तो देखा कि वो गांधी जी किचन में जा कर के और उनकी छोटी मोटी कामों में मदद करने लगे, जैसे तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ़ करने, अन्य छोट-मोट काम में। बाद में छात्रों का नेता जब वहाँ आया और तो क्या देखता है कि ये दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, शाम को जो भोज पर आमंत्रित सम्मानित अतिथि यानी जी यही चीफ गेस्ट हैं। और देखिए उनमें कितनी सरलता है, कितनी सहजता थी कि वो समय से पहले पहुंच गए, यानी समय के भी पाबंद थे, समय से पहले पहुंच गए तो उन्होंने भी हेल्प की। और जबकि वो कुछ समय बाद वो स्वयं चीफ गेस्ट हैं। तो जो वहाँ लोग जितना उन्होंने सुना था वहाँ के छात्रों ने गांधी जी के बारे में, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपने व्यवहार में उन्हें देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नहीं लोग उनके सिद्धांतों की ओर खींचे चले जाएंगे कि जो आदमी सिर्फ बोलता नहीं है, करता भी है। गांधी दूसरों से काम लेने में भी बहुत सख्त थे। ऐसा नहीं कि वो स्वयं अपने लिए नियम लगाते थे, वो दूसरों पर भी, और जो दूसरों पर नियम लगाते थे वो खुद भी उसका अनुपालन करते थे। अपने लिए दूसरों के से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे यानी जहाँ रुके हुए थे देर रात लौटे, तो सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श यानी झाड़ू लगा रहे थे। तो एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी से झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय उनकी लालटेन का तेल यानी केरोसिन ऑयल ख़त्म हो जाता
तो वो चंद्रमा की रोशनी में अपना पत्र पूरा कर लेना ही उचित समझते थे। वो थके हुए किसी साथी को उठाना या किसी की लालटेन लेना उचित नहीं समझते थे। नोवाखाली वेस्ट बंगाल में है, एक जगह है। वहाँ की पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी अपने टेंट में, और इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। ये खाखरा एक व्यंजन है, गुजराती व्यंजन है, खाने की चीज़ है। तो इस पर गांधी जी स्वयं जा रसोई में बैठे, जबकि उस समय काफ़ी एज हो रही थी, 68 के आसपास लगभग, और एक निपुण, एक कुशल रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि उन कार्यकर्ताओं को बताई। यानी उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष हो चुकी थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद ही उन्होंने कभी किसी दाई को किसी अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास में माता पिता का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो यानी वो आज जो एक नया ट्रेंड आया है, इसमें पेरेंट्स भी अपने बच्चों की परवरिश में सहयोग करते हैं, जबकि उस समय के परंपरागत समाज में कम से कम खासकर पिता तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते थे, और सारी जिम्मेदारी माँ, ताई, चाची इन पर रहती थी। तो वे माँ की तरह अपनी बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने पर, घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी, जिसका नाम श्रीमती पोलक है, बहुत दुबली पतली और कमज़ोर हो गई हैं। तो उन्होंने जानकारी की कि क्या कारण है। तो पता चला कि उनका बच्चा दूध छोड़ ही नहीं रहा है, और जबकि वो बड़ा हो गया है, वो रो रो कर उन्हें जगाए रखता है। तो गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, इस बच्चे को वो अपने साथ है सुलाएंगे और इस काम को वो पूरा करेंगे। यानी वो 15 दिन में ही बच्चे का दूध छुड़वा देंगे। और वो क्या करते कि अगर कई बार देर रात से कहीं से लौटते भी थे, तो रात में 1 बजे भी अगर घर पहुंचते थे, तो वो बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वे उसे पिला दें। लेकिन आश्चर्यजनक है कि कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़ा मीन्स 15 दिन का समय में माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो यानी उन्हें ये चीज़ें पता थी, माँ के ये विचार बच्चे कैसे होते हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है, और उन्हें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनका पालन पोषण और परवरिश करनी चाहिए। तो गांधी जी एक इतने बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता होने के बावजूद भी ये छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें आती थीं। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी प्रेस किया। वह उनका बिस्तर ठीक कर देते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले जी जो इनसे सीनियर नेता थे, सीनियर लीडर थे, वो मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। यानी वो गांधी जी ऐसा कह सकते हैं अपने बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना अपना फ़र्ज समझते थे, और वो करते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी, उसके वार्षिक अधिवेशन होते थे, मीटिंग बड़ी बड़ी हुआ करती थी, उसमें गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने भी साफ़ किए, यानी लेटरिन भी साफ़ की। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र एकत्रित हो गए हैं और मैं उनका जवाब नहीं लिख पाया हूँ। यदि मेरे पास कोई कारकुन यानी क्लर्क यानी लिखने वाला नहीं है, अगर आप इस काम में मदद कर दें तो बहुत अच्छा हो। गांधी जी ने कहा ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो, यानी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर लिया। और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन लगाने और अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब उनका कहना होता था कि हम हरिजन को रखेंगे, यानी जैसे समाज में दलित माना जाता है। उस समय छुआछूत की भी बहुत जटिल समस्या थी, आज भी है लेकिन आज बहुत कम हो गई है। तो वो ये कहते थे कि अगर हरिजन होगा, दलित होगा, तो वो सभी चीज़ों को छुएगा, स्पर्श करेगा, और सब में एकजुटता की भावना आएगी, और ये जो भेदभाव है वो हम अगर नहीं मिटाएंगे तो मिटेगा कैसे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने भाई के समान मानना चाहिए। यानी भ्रातृत्व की भावना, जो बंधुत्व की भावना है, वो सिर्फ उनका आदर्श नहीं था बल्कि व्यवहार था।
इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, हो सकता है कि हम उन्हें इस तरह के निम्न स्तर के लोगों पर विश्वास करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने जो संस्कारों के साथ आते हैं वो चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश सर्वथा यानी पूरी तरह से निष्फल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, क्योंकि एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके लिए फल धोता, काटता, दूसरा बकरी को से दूध निकालता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उनके पाखाने को यानी लैट्रिन की सफाई करता, एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था, दो गोरे यानी अंग्रेज़ यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई को कोठरी से बाहर निकालते थे। तो इस तरह से एक राजनीतिक कैदी के लिए सुविधाएं दी जाती थी और अंग्रेज़ चाहते थे कि इनको कोई कष्ट ना हो। कष्ट ना हो का मतलब कि वो बीमार भी बहुत पड़ गए थे जेल में और ऐसी स्थिति थी कि संभव है कि वो मर भी जाते। तो अंग्रेज़ सोचते थे कि इससे पूरा देश भड़क उठेगा और इससे एक समस्या होगी, इसलिए उनके मदद के लिए बहुत से लोग लगाए थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को फैमिली मेंबर, परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज़ के घर से जब वो विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान उनसे कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से भी उन्होंने विदा ली। यानी जबकि कोई ऐसा नहीं करता है कि अपने उनके नौकरों से भी कहे कि भाई ठीक है अब हम चलते हैं, या वो ऐसी लोगों की भावना होती है। नौकरों से दूरी बना कर रखना और अपना स्टेटस सिंबल बना कर रखना लोग पसंद करते थे। लेकिन गांधी जी ने ये यूरोपीय लोगों से सीखा। मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान यानी बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता या देने की सामर्थ्य नहीं है। मतलब कहने का ये है कि सेवा का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दिए जा सकते, लेकिन सेवा का जो मूल्य है, जो योगदान है, उसको हम कीमत नहीं आंक सकते उसकी। लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल दे, उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो ये पाठ है अनुबंधोपाध्याय ने अनुदित किया है। उन्होंने अनुबंधोपाध्याय ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं और उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। बहुरूप गांधी में यानी जो पुस्तक है उसकी लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता के साथ लिखा है कि किस तरह से गांधी जी की जीवन शैली थी, किस तरह से जीवन यापन करते थे, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल एक राष्ट्रपिता या स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन के हर प्रसंग से हम सीख ले सकते हैं, सीखा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या की। आप इसे सुना होगा तो आपको अवश्य गांधी जी के बारे में समझ में आएगा और आप हो सके तो इंटरनेट से भी सर्च करके या पुस्तकों लेकर के गांधी जी के बारे में सीखें और उनसे प्रेरणा हासिल करें। धन्यवाद।